स्टार्टेड द हेड एंड नेक सर्जरी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ओरल कैंसर्स। अब इसमें जो है बता मैं आपको कि एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे नक नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ओरोफेरेंजियल कैंसर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो है हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अगर टंग का कार्सिनोमा हो तो वहाँ पे छोटे छोटे डिपॉजिट ज़रूर होते हैं टंग का कार्सिनोमा के अंदर भी। तो इस वजह से हमें लिम्फ नोड्स को जो है वो ज़रूर ट्रीट करना है। अगर हमें ओरोफेरेंजियल कैंसर डायग्नोज होता है तो हमने लिम्फ नोड्स को ज़रूर ट्रीट करना है। और लिम्फ नोड्स की लेवल्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे यूक्यू में कि लेवल 1 में सबमेंटल और सबमैंडिबुलर होते हैं, लेवल 2 में अपर जूगुलर ग्रुप होता है, लेवल 3 में मिडल जूगुलर होता है, लेवल 4 में लोअर जूगुलर होता है, लेवल 5 में पोस्टीरियर ट्रायंगल नोड्स होते हैं और लेवल 6 में एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो प्रीट्रैकियल पैराट्रैकियल पैराइसोफेजियल नोड्स होते हैं और लेवल 7 में एंटीरियर मेडिस्टाइनल होते हैं। ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है कि सर्जरी होती है या रेडियोथेरेपी होती है। तो अब हम सर्जरी जो है वो 3 तरह से कर सकते हैं इन लिम्फ नोड्स के लिए ना। रेडिकल नेक डिसेक्शन होती है, मॉडिफाइड रेडिकल होती है और सिलेक्टिव होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा जिसमें हम रिमूवल करते हैं, चीज़ें निकालते हैं ना, वो रेडिकल नेक डिसेक्शन है। मतलब इसमें हम जितने के जितने लिम्फ नोड्स हैं ना, तीनों लेवल्स 6 लेवल्स जो होते हैं सबको निकाल देते हैं। साथ इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सेसरी नर्व और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, इन तीनों को रिमूव कर देते हैं। मतलब सारे लिम्फ नोड्स भी हमने निकाल देने हैं, इंटरनल जुगुलर वेन भी निकाल देनी है, एक्सेसरी नर्व भी निकाल देनी है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल भी निकाल देना है। मॉडिफाइड रेडिकल डायसेक्शन में हम क्या करते हैं कि लिम्फ नोड्स तो सारे निकाल देते हैं 6 लेवल्स वाले, लेकिन हम इन स्ट्रक्चर्स में एक या एक से ज़्यादा बचाते हैं। एक्सेसरी नर्व, इंटरजुगुलर वेन, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हम बताते हैं। और सिलेक्टिव में तो हम जो है ना लिम्फ नोड्स को भी बताते हैं और इन सारे स्ट्रक्चर्स को भी बचा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई लिम्फ नोड पॉजिटिव नहीं है तो हम सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन करते हैं, मतलब कि लिम्फ नोड्स को बचाना है और वो सब कुछ। N1 मतलब इसमें भी सिलेक्टिव और N2A और N2B में हमने क्या करना है, रेडिकल या मॉडिफाइड करना है। ठीक है, और फिर रेडियोथेरेपी। और N2C में हमने सब कुछ निकाल देना है, बायलेटरल नेक डिसेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। और N3 में हम क्या करना है, सिर्फ रेडियोथेरेपी देनी है। सो क्वेश्चन में कहते हैं 30 ईयर्स ओल्ड मेल है और वो ग्रेजुअली इन्लार्जमेंट हुई है नेक नोड्स की फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। उसकी हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस भी है। 3 कॉमन डीडीज मतलब लिम्फ नोड्स इन्लार्ज हो गए हैं और वेट लॉस की हिस्ट्री है, तो आपके माइंड में क्या लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट की कॉज हो सकती है? टीबी सोच सकते हैं आप वेट लॉस की हिस्ट्री के साथ। तो टीबी, ट्यूबरकुलस लिम्फेडाइटिस हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हॉजकिन लिम्फोमा में लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो लिम्फोमाज हो सकते हैं और मेटास्टेटिक कार्सिनोमाज हो सकते हैं। कहते हैं फॉर योर डीडीज राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्फ नोड्स फॉर ईच। ठीक है, तो ये हमारा ना वैसे ओवरऑल जनरल क्वेश्चन है। जनरल सर्जरी में भी हमने डिस्कस किया था लिम्फ नोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा था कि टीबी के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो मैटिड होते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स को, उसमें हमने लिम्फ नोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है, जो लिम्फोमाज होते हैं उनके अंदर रबड़ी होते हैं। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा में रबड़ी होते हैं, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेटिक कार्सिनोमाज में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्टोनी हार्ड होते हैं और लाइपोमा अगर हो तो उसमें वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो टीबी में मैटेड है, लिम्फोमाज में रबड़ी है, मेटास्टेटिक में स्टोनी हार्ड है और लाइपोमा में सॉफ्ट है। फिर वो पूछते हैं आपसे कि लिम्फ नोड बायोप्सी में हमें मेटास्टेटिक पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड मिल गया, टोटल थायराइडेक्टमी हमने कर ली और मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन प्लान किया गया है। तो आपने उसको बताना है मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन क्या होता है और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिस्क पे होते हैं ड्यूरिंग डिसेक्शन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ modified radical neck dissection. It is defined as excision of all lymph nodes, जो लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक सारे lymph nodes हमने रिमूव करने हैं। ठीक है, बट रेडिकल नेक डिसेक्शन विद प्रिजर्वेशन ऑफ 1 और मोर नॉन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 3 देखे थे, जिसमें इंटरनल जुगुलर वेन था, एक्सेसरी नर्व थी और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल था। ठीक है, तो इस दौरान वो कहते हैं कौन से स्ट्रक्चर रिस्क पे है ड्यूरिंग डायसेक्शन। देखें, हम ये सारे लिम्फ नोड्स रिमूव कर रहे हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड रिमूव कर रहे हैं मसल, और उसमें से कुछ प्रिजर्वेशन कर रहे हैं क्या 2 स्ट्रक्चर्स की, लेकिन इस दौरान कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नेक में जो ख़राब हो सकते हैं। सोचने वाली बात है कि मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जो है, फेशियल नर्व की बिल्कुल एंड वाली जो ब्रांच होती है वो नर्व इंजर हो सकती है, कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो सकती है। ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ख़राब हो सकती है और सर्वाइकल प्लेक्सस जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली नर्व ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ना स्ट्रक्चर्स रिस्क पे होते हैं।
पे आता है मेटास्टेटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में से क्वेश्चन 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट द 4 मंथ्स हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअली इनलार्जिंग जो है पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द अपर लेफ्ट नेक। ऑन एग्जामिनेशन स्वेलिंग जो है वो फर्म टू हार्ड है, मतलब अब जो स्वेलिंग आपको फील हो रही है दैट इज़ फर्म टू हार्ड, रिलेटिवली फिक्स विद वेल डिफाइंड मार्जिन्स। ठीक है, तो ग्रेजुअली इनलार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता लार्ज हो रही थी, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ अपर लेफ्ट नेक 4 मंथ्स थे। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हमने अपने किया तो स्क्वेमोसल कार्सिनोमा जो है ना वो मिला। हाउ विल लुक फॉर प्राइमरी लीजन। ठीक है, देखो मतलब ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे हैं, अब आपने बताना है कि आप प्राइमरी लीजन को, अपने लिम्फ नोड्स को देखा वो इनलार्ज हो रहे हैं, अब आपने सोचना है कि ये यहाँ पे मेटास्टेसिस हुई है, मतलब कहीं और से कोई चीज़ आई है। तो कहीं और से कोई चीज़ आई है उसको आप कैसे पता लगाओगे, तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसके बॉडी के सारे लिम्फ नोड्स एग्जामिन करेंगे और फिर लिम्फ नोड्स की एक सीएन बायोप्सी लेंगे, चेस्ट एक्सरे लेंगे, एमआरआई करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी, आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस काउंसलिंग करेंगे पेशेंट का, नेक डायसेक्शन करेंगे, लिम्फ नोड्स की रिमूवल करेंगे, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे और फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द नेक स्वेलिंग्स। अब जो नेक स्वेलिंग मतलब नेक के अंदर स्वेलिंग है वो कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में भी हो सकती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में भी हो सकती है। ठीक है, नीचे क्लेविकल, ऊपर मैंडिबल और बेस ऑफ स्कल। ठीक है, ये देखिए दिस इज़ बेस ऑफ स्कल, ओ सॉरी दिस इज़ मैंडिबल, ऊपर बेस ऑफ स्कल है। ठीक है, और नीचे हमारी क्लेविकल है। ठीक है, नीचे ये क्लेविकल है, क्लेविकल बेस ऑफ स्कल, दिस इज़ बेस ऑफ स्कल, दिस इज़ मैंडिबल और नीचे क्लेविकल है। इसके दरमियान में दिस इज़ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये जो पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, इसके आगे एंटीरियर ट्रायंगल है, इसके पीछे पोस्टीरियर ट्रायंगल है। ठीक है, तो नेक स्वेलिंग्स जो हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में होती हैं, नीचे क्लेविकल्स होती है, ऊपर मैंडिबल और बेस ऑफ स्कल होती है। इनके दरमियान में जो भी नेक लंप होगा कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, इनको नेक स्वेलिंग कहेंगे। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक क्या है, जिसमें क्या है कि पीछे क्या है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल और ऊपर क्या है मैंडिबल। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक क्या है कि पीछे ट्रेपीजियस है, नीचे क्लेविकल है और आगे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, यही है ना। एंटीरियर ट्रायंगल के पीछे क्या है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का एंटीरियर बॉर्डर है, ऊपर मैंडिबल है और आगे जो है वो आगे मिड लाइन है। ठीक है, और पोस्टीरियर ट्रायंगल कैसे बन रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, नीचे क्लेविकल है और पीछे ट्रेपीजियस मसल है, दिस इज ट्रेपीजियस मसल, तो दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो डिग्रीज ऑफ नेक लंप ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको बिल्कुल नेक के दरमियान में कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है ना, तो आपने देखना है कि वो क्या क्या हो सकता है। अगर ऊपर नज़र आ रही है मिड लाइन में, मतलब ये नेक है, तो इसके ऊपर जो स्वेलिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, वो क्या क्या हो सकती है, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट हो सकती है, सब हाइयोइड बर्सा हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, स्किन लियंस हो सकती हैं लाइक लाइपोमा, सेबेशियस सिस्ट और डर्मोसिस्ट। लोअर मिड लाइन में जो होगी ना वो थायराइड की स्वेलिंग होगी। ठीक है, अगर आपको नेक की लेटरल साइड पे कुछ नज़र आ रहा है तो आपने देखना है वो सॉलिड है या सिस्टिक है। ठीक है, सिस्टिक में कौन कौन सी हैं, सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है लेटरल नेक में, नेक की साइड पे। ठीक है, सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है, ब्रेकियल सिस्ट हो सकती है, फेरेंजियल डायफ्राडिकुलम और स्किन लियंस हो सकती है। अगर वो सॉलिड है तो लिम्फ नोड्स, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का ट्यूमर हो सकता है, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर या स्किन लियंस हो सकती है। 50% जो नेक स्वेलिंग्स होती हैं वो थायरॉइड ग्लैंड की होती हैं और हमने देखा है वो कहाँ होती हैं, लोअर मिड लाइन में। ठीक है, 40% जो होती हैं वो मेलिग्नेंसी की वजह से होती हैं। ठीक है, 10% जो है इन्फ्लेमेटरी होती हैं। अगर हमें मल्टीपल स्वेलिंग्स मिल रही हैं तो हमने सोचना है लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है,
दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सिस्टिक हाइग्रोमा और ये आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल लैटरल साइड ऑफ नेक में हो और ये बहुत सिस्टिक सी स्वेलिंग होती है। उसके बाद जो स्किन स्वेलिंग्स हैं लाइक सेबेशियस सिस्टम और लाइपोमा, ये किसी भी जगह पे हो सकती है। और मेटास्टेटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं। सिस्टिक हाइग्रोमा जो है ना, ये वैसे जनरल सर्जरी में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है इसका यूक्यू आया हुआ है, तो हम इसका थोड़ा सा मैं आपको जनरल सर्जरी से इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि सिस्टिक हाइग्रोमा जो है ये फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि जिसके गिर्द इंडोथीलियम होती है और कॉमनली ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पे होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है कि पेशेंट जो है क्लिनिकल फीचर्स पे बर्थ पे पेशेंट आता है और स्वेलिंग जो ट्रांसल्यूमिनेंट पॉजिटिव होती है, सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट होती है। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल एक्सियन होता है और जितने भी लोकलाइज सिस्ट होते हैं सबको रिमूव करते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन का, स्क्लेरोथेरेपी जिसको कहते हैं, उसके थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। So mother brings her 5 years old son with history of swelling on the right side of the neck, मतलब lateral side of the neck पे swelling है, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ द नेक पे है और वो सॉफ्ट फ्लक्चुएंट है और नॉन टेंडर है, ठीक है। तो इसमें प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा, सिस्टिक हाइग्रोमा, इट इज सॉफ्ट फ्लक्चुएंट नॉन टेंडर, डिस्क्राइब टू अदर स्वेलिंग्स इन द नेक विद डीडीज। तो आप बता सकते हो कि क्योंकि लेटरल साइड ऑफ द नेक पे है ना, तो आप ब्रैकियल सिस्ट भी सोच सकते हो और जो है ना लिम्फेंडाइटिस भी सोच सकते हो, ठीक है। जो ब्रैकियल सिस्ट होती है ना, ये ब्रैकियल सिस्ट है। ब्रेकियल सिस्ट जो होती है ना, वो सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट जो है उसके रेमनेंट से बनती है। स्क्वेमस एपिथेलियम इसको सिस्ट को लाइन कर रही होती है। सिस्ट होती है ना, उसमें ना थिक सा फ्लूइड होता है, टर्बिड सा, ठीक है। और उसके गिर्द जो लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। और इसमें जो थिक टर्बिड फ्लूइड होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। और ये जो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड पे अपर नेक पे होता है। फ्लक्चुएंसी नॉन ट्रांसल्यूमिनेंट होती है। अल्ट्रासाउंड पे जो है हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर ये इसको एक्साइज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो ब्रेकियल सिस्ट थी वो ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट उसमें नेगेटिव आ रहा था, वो नॉन ट्रांसल्यूमिनेंस होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इसमें ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो ब्रेकियल सिस्ट जो है वो डेवलप फ्रॉम वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट, जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है और थिक टर्बिड फ्लूइड होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो सिस्ट जो होती है वो अपर नेक में होती है और जो है उसके इंटीरियर बॉर्डर पे होती है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल के इंटीरियर बॉर्डर पे होती है और ट्रांसल्यूमिनेंट टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है उसमें। लेकिन सिस्टिक हाइग्रोमा में जो है ना पॉजिटिव होता है और वो जो है ना पोस्टीरियर पे होती है, मतलब कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक पे होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डीडी जो है वो आप बता सकते हो कि लिम्फेडिनाइटिस। लेकिन उसमें क्या होता है, लिम्फेडिनाइटिस में वो अगर हो भी ना तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इनलार्ज्ड और टेंडर होते हैं, ठीक है। और उसके साथ फीवर एसोसिएटेड मलेज इस तरह के सिस्टमिक साइंस आते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस स्वेलिंग। ये जो हमारा है सिस्टिक हाइग्रोमा, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो ये ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद पूछते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बाद ट्रीटमेंट अगर पूछते हैं तो आपने बताना है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, कंप्लीट एक्सिजन करते हैं सिस्ट की और सेक्युलराइजिंग एजेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे इसका साइज़ डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रीट करेंगे इसको। नेक्स्ट इज 20 years old male presented with a discharging sinus in the posterior triangle of the neck. Examination revealed multiple lymph nodes matted. Matted lymph nodes किस में होते हैं, टीबी के अंदर, ठीक है। What pathophysiology of this clinical condition? पैथोफिजियोलॉजी और उसके बाद मैनेजमेंट पूछिए। मैनेजमेंट में ना आप बताएंगे इन्वेस्टिगेशंस में हिस्ट्री एग्जामिनेशन, सीबीसी एसआर, मॉन्टेक्स टेस्ट और स्पुटम फॉर एफपी, लिम्फ नोड बायोप्सी।
और फिर क्या है, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन कर देंगे, जो हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी जो होती है ना इसकी, ये जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेमाइटिस है, इसको हम डिटेल में जो है वो लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ चुके हैं जनरल सर्जरी में, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर बताऊँ तो उसकी स्टेजेस आपको याद हो अगर, कि सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन होता है लंग्स में और फिर वो स्प्रेड करता है और फिर वो आ जाता है कहाँ पर, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड करता है। स्टेजेस होती थी उसमें आपको याद हो अगर, लिम्फेडेमाइटिस होता है सबसे पहले, फिर मैटिंग होती है, फिर कोल्ड एब्सेस बनते हैं, फिर एब्सेस बनती है स्टड एब्सेस, फिर साइनस फॉर्मेशन होती है। तो ये जो साइनस बना हुआ है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सबसे पहले लिम्फेडेमाइटिस होती है, उसमें कैप्सूल इंटैक्ट होता है और मोबाइल नॉन टेंडर लिम्फ नोड्स होते हैं। फिर मैटिंग की स्टेज होती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैप्सूल इन्वॉल्व हो जाता है और लिम्फ नोड्स एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू करते हैं, मैटिंग होना शुरू होती है, विच इज़ पैथोग्नोमिक टीबी। उसके बाद कोल्ड एब्सेस बनती है जिसमें डीप फेशिया को भी उसने इन्वेड नहीं किया होता। जब वो डीप फेशिया को इन्वेड करके रप्चर कर देता है उसको, तो पस निकलना शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं स्टड एब्सेस। और जब वो साइनस बना देता है, मतलब उसमें से सारा जो है डिस्चार्ज करके जो है वो निकलना शुरू हो जाता है पस साइनस के थ्रू, तो उसको कहते हैं स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो हम पढ़ चुके हैं कि सिस्टिक हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। सिस्टिक में सिस्टिक हाइग्रोमा है, ब्रेंकियल सिस्ट है, फ्रेंशियल डायवर्टिकुलर स्किन लीजन्स है। सॉलिड में क्या है, लिम्फ नोड्स, टर्नोक्लिडोमास्टोइड ट्यूमर, कैरोटिड ट्यूमर, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर और स्किन लीजन्स। इसके अलावा आप बता सकते हैं इन्फेक्टिव कॉजेज हो सकते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शंस हैं, HIV इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस। बैक्टीरियल कॉजेज हो सकते हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ये क्रॉनिकली टीबी हो सकता है, तो प्रोटोजोन टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नियोप्लास्टिक हो सकते हैं लाइक प्राइमरी लिम्फोमा, सेकेंडरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इन्फ्लेमेशन हो सकती है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल ड्रग रिएक्शंस हो सकती हैं। ये कहते हैं व्हाट यू हाउ यू कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे, मॉन्टेक्स टेस्ट, रेज्ड CBC SRC रिएक्टिव प्रोटीन्स करवाओगे, स्पूटम कल्चर करवा लोगे, ZN स्टेनिंग करवा लोगे, फाइनल एस्पिरेशन करवाओगे, एक्सचेंज बायोप्सी करवाओगे। एंड व्हाट प्रिकॉशन यू अंडरटेक व्हाइल एक्सरसाइजिंग द लिम्फ नोड। तो आपने इन लिम्फ नोड को निकालते हुए इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व जो है उनको देखना है, ठीक है, क्योंकि लिम्फ नोड्स इनके पास पड़े होते हैं, तो इनका जो है हमने ख्याल रखना होता है। इसके अलावा सर्वाइकल सिम्पैथेटिक ट्रंक का ख्याल करना होता है, तो ये चीज़ आ जाती है। अगर हमारा जो डिज़ीज़ है वो बिल्कुल स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व के बिल्कुल साथ है ना, लिम्फ नोड्स लार्ज, तो हमने स्टेनोक्लिडोमास्टोइड को डिवाइड करके फिर लिम्फ नोड्स को रिमूव करना होता है। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस होती हैं। Then again, 15 years old sanitary worker, slowly growing lump on his right side of the neck for the last 6 months. अब वो मैटेड टुगेदर हो गया, तो मैटेड किस में होती है, ट्यूबरकुलस लिम्फेडेमाइटिस। इन्वेस्टिगेशंस का हिस्ट्री एग्जामिनेशन, CBC SRC रिएक्टिव प्रोटीन्स, मॉन्टेक्स टेस्ट, स्पूटम फॉर AFP, लिम्फ नोड बायोप्सी। अब ये जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट रह गया, इसमें से ये मोस्टली पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको जस्ट मैं यहाँ से ही गो थ्रू करवाऊँगी और ये वाले क्वेश्चन हम जस्ट सॉल्व करेंगे। न्यूनेट सफरिंग फ्रॉम द यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। पीडियाट्रिक सर्जन के पास आया है, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर द प्राइमरी रिपेयर प्रोसीजर्स। तो ये आपने टाइम याद रखना है MCQs के लिए भी और SCQ के लिए भी। तो एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप के लिए जो टाइम है ना, आइडियल टाइम फॉर इट्स रिपेयर, वो है अकॉर्डिंग टू योर बुक 6 months, ठीक है, 6 months। और क्लेफ्ट पैलेट के लिए है 18 months। ये आपने पक्का पक्का याद कर लेना है, उस फीड्स के लिए भी और यहाँ पे भी। 6 months फॉर क्लेफ्ट लिप एंड 18 months फॉर क्लेफ्ट पैलेट। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्लेफ्ट लिप और पैलेट का आपको पता होगा क्या होता है वो। तो देखें, बच्चा है, उसका क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, सबसे पहले वो दुनिया में आता है, उसकी माँ उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको जो है ना खाना, मतलब दूध पिलाना शुरू करती है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या उसके लिफ्ट, अगर क्लेफ्ट लिप और पैलेट होगा, उसे सही खाना खाया जाएगा? नहीं, तो फीडिंग डिफ़िकल्टीज होंगी, ठीक है।
तो उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी फिर, ठीक है। अगर वो उसका वो जो है माउथ का सारा एरिया इस तरह से हुआ होगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा सही तरह, ठीक है। तो स्पीच डिले हो जाएगा उसको, ठीक है। और देखें नाक और मुंह जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो खाना अगर वो खाएगा भी तो पहले तो फीडिंग डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन अब क्या होगा, नेज़ल रिगर्गिटेशन होगी। जो मुंह में लेके जाएगा वो नाक के थ्रू बाहर आ जाएगा, नेज़ल रिगर्गिटेशन होगी। और अगर नाक के अंदर जा रहा है मतलब कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। और जब उसकी स्पीच डिले होगी तो उसके हियरिंग डिफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है मैं अगर दोबारा बताऊँ आपको कॉम्प्लिकेशंस में, फीडिंग डिफ़िकल्टीज, नेज़ल रिगर्गिटेशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, स्पीच डिले, हियरिंग डिफेक्ट्स और डिस्टॉर्शन ऑफ टीथ ग्रोथ, ठीक है। फिर आता है पेरेंट्स ब्रॉट द न्यू बॉर्न, उनको स्प्लिटिंग डिफेक्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर लिप, डिफिकल्टी इन सकिंग द ब्रेस्ट मिल्क एंड लीकेज ऑफ एनी फीड मिल्क फ्रॉम इट्स नोज। मतलब नेज़ल रिगर्गिटेशन हो रही है, ना उसे खाया पिया जा रहा है। तो अब जो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, दिस इज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट डिफेक्ट हो रहा है, स्प्लिटिंग डिफेक्ट फॉर क्लेफ्ट लिप। कहते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है कि लिप के लिए 6 मंथ्स पे 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, जिसको कहते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। क्लेफ्ट लिप के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो है मिलार्ड, ठीक है। मिलार्ड पहला मैंने बताया आपको, मिलार्ड टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? मिलार्ड टेक्निक, ठीक है। और दूसरी टेक्निक है टेनिसन रैंडल टेक्निक, टेनिसन रैंडल टेक्निक, ठीक है। तो मिलार्ड टेक्निक है और टेनिसन रैंडल टेक्निक है फॉर द क्लेफ्ट लिप, जो कि हमने करना है 6 मंथ्स पे। और जो क्लेफ्ट पैलेट है उसके लिए जो हमने 18 मंथ्स पे करना होता है, दैट इज सिंपल पैलेटोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी, ठीक हो गया। तो एक आपने पैलेटोप्लास्टी याद रखना है और दूसरा आपने याद रखना है मिलार्ड टेक्निक एंड टेनिसन रैंडल टेक्निक। मिलार्ड एंड टेनिसन रैंडल फॉर क्लेफ्ट लिप एट 6 months and पैलेटोप्लास्टी एट 18 months for cleft palate. This is all about the important topics from the head and neck surgery.